चर्चा उत्तर प्रदेश के गली मोहल्लों, चौक चौराहों, पान ठेलों से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक में हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वाराणसी के युवाओं को नशेड़ी कहकर पूरे यूपी के युवाओं का अपमान किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के विवादित बयान पर कांग्रेस को चक्रव्यूह में घेर लिया है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि जिनके होश ठिकाने नहीं है वो युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं। आखिर कौन नशे में है और कौन होश में, इस पर बातचीत जरूरी है और आज इसी मसले पर बड़े राजनीतिक पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उन सवालों को जानना बहुत जरूरी है जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी ये डिबेट चलेगी। तो तीन अहम सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल लेकर आइए, क्या यूपी में युवा वोटर बनेंगे किंग मेकर, इसलिए युवाओं को लेकर हर पार्टी जोर लगा रही है और युवाओं पर ही बयान दिए जा रहे हैं? क्या राहुल ने नशेड़ी वाला बयान देकर सेल्फ गोल कर दिया है कांग्रेस के लिए? वैसे भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर बची हुई है। और तीसरा बड़ा सवाल कि राहुल के बयान के बाद क्या रायबरेली सीट बचाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा? इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। शराब पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। युवाओं का अपमान, सियासी घमासान, युवराज के बिगड़े बोल हो गया सेल्फ गोल। राहुल ने कहा नशेड़ी, मोदी ने उठाई छड़ी। देश में दो सबसे यहाँ दावे हैं, यहाँ वादे हैं, यहाँ पोस्टर हैं, यहाँ परचम है, यहाँ माइक है, यहाँ मंच है। 2024 वाले चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सियासी धुरंधरों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। सियासत में बयानों का बड़ा मोल होता है। कभी कभी ये बयान सियासी नैया को पार लगा देते हैं, तो कभी कभी यही बयान सेल्फ गोल करा देते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक ऐसे ही बयान ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी बयान पर पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ ले लिया है। चलिए सबसे पहले आपको राहुल गांधी के उस बयान के बारे में बताते हैं जिस पर सियासी घमासान मच गया है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने जमकर हो हल्ला बोला। यूपी के युवाओं के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया। शुक्रवार को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान पर करारा जवाब दे दिया। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने राहुल के ऊपर सियासी तीरों की बारिश करते हुए कह दिया कि काशी में कचरे से कंचन बनाने का नया मॉडल आ चुका है। वाराणसी में विकास का डमरू बज चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज ने मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा, लेकिन वो नहीं जानते कि बनारस के साथ साथ यूपी का अपमान कोई नहीं भूलेगा। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। वाराणसी की धरती से पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान की जो धज्जियां उड़ाई हैं, उससे कांग्रेस फिर सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है। एक तरफ अयोध्या, काशी और मथुरा कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है, तो अब यूपी के युवाओं के अपमान वाला ये मुद्दा भी गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। डिबेट में शामिल होने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, और सूर्य मैथिली, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वैभव त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा?
जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कह रहे थे। वो कह रहे थे काशी में युवा नशे में चूर रहते हैं। काशी में युवा नशे में चूर रहते हैं या भाजपाई बलात्कार के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, मोदी जी को इससे पहले बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी बीएचयू आईआईटी में जो इनके अपने कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी थे सोशल मीडिया के, जो इनके अगल बगल फोटो खिंचवा रहे थे, वो बंदूक की नोक पे गैंग रेप करते हैं, तो ये संस्कार तो भाजपाइयों का है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात यहाँ की और जो बात देखा, आपको बनारस में ये चीज नजर आ जाएगी, आप स्वतः आके देख लीजिए। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब युवा बेरोजगार होता है तो वो ऐसी कुरीतियों और गलत चीजों में उलझ जाता है क्योंकि वो बेरोजगार है। तो इस बात को उठाया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहा कि युवा बेरोजगार है और लाखों पद उत्तर प्रदेश सरकार में भी खाली है और केंद्रीय सरकार में भी खाली है, तो उस पर वैकेंसी होनी चाहिए। जो पेपर लीक करा रही है ये सरकारें, एक तो आप वैकेंसी निकालते नहीं और उसके बाद लीक हो जाता है उसकी तरफ। लेकिन मोदी जी को क्या है कि ध्यान से जो हर चीज को भटकाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस पे जवाब दे दे कि बीएचयू आईआईटी में जब उनके पदाधिकारियों ने रेप किया तो 2 महीने तक उनकी पुलिस और उनके लोग क्यों बचाते रहे, उस पर जवाब नहीं देंगे। बेरोजगारी चरम पे है, 45 वर्षों के चरम पे आज बेरोजगारी है। तो आप भी प्रधानमंत्री वैभव जी, आप भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में हैं। देखिए, जो बेरोजगार युवा हैं वो ऐसी गलत लत में फंस जाते हैं। ध्यान आकर्षण इससे अगर युवा बेरोजगार है, युवाओं के पास पैसा नहीं है, तो गलत लत में फंसने के लिए पैसे भी तो चाहिए वैभव जी, वो पैसा कहां से आएगा फिर? अब मैं यही बात कह रहा हूं, एक ताजा मामला है, अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट, कन्नौज में एक ब्रजेश नाम का युवक अपनी सारी डिग्रियों को जलाकर फांसी के फंदे पर लटक गया और उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि इन डिग्रियों का क्या फायदा जब हमको नौकरी नहीं मिल सकती है। इस पे प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था, योगी मुख्यमंत्री को देना था, लेकिन जवाब क्या है कि नहीं, नशेड़ी कह दिया जी। अरे भाई, जो चीज प्रत्यक्ष है उस बात का जिक्र कर देना, किसी को नशेड़ी नहीं बनाना है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आप रोजगार के उस मुद्दे को, जो राहुल गांधी पूरी न्याय यात्रा में किसानों की समस्या, कर्मचारियों की समस्या को जो उठा रहे हैं, आप उसके जवाबदेही से भागकर सिर्फ राहुल गांधी के एक छोटी सी बात को लेके बैठ गए हैं। ये तो एकदम देहाती महिलाओं वाली बात है कि तूने ये कहा तो मैं इस पे लड़ूंगा। नहीं, युवाओं की बात की ना, ओवरऑल युवाओं की बात की। उन्होंने नहीं कहा कि कुछ बेरोजगार है या फिर कुछ है, क्या जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मैंने देखा, बिल्कुल युवाओं को देखा। और ऐसे आपको मैं बता दूं कि काशी में मैं तो ये कहता हूं कि मदिरा की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। ये तो वो भाजपा है जो कि कहती है राजस्व हमको मिलता है इससे, इस वजह से कोरोना काल में भी इन्होंने, बाकी सब चीज में थी, लेकिन भाजपा की सरकारों ने राजस्व के लिए दारू की दुकान खोल दी। तो ये तो कहने योग्य बचे ही नहीं है जी। यानी कि दुकानें खुली हैं इसलिए युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। ऐसे सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, देखिए कहां से ऐसा ज्ञान ले आते हैं लोग। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी का नेता इस तरह से बात करे तो समझ में आता है, भाई नेता बात करते हैं, लेकिन जो प्रवक्ता हैं वो भी राहुल जी की ही तरफ बात करेंगे। आपने कहा कि भाई दुकानें बंद कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी और छत्तीसगढ़ में आपने वादा करके आए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम नशाबंदी बंद कर देंगे। पंजाब में आप वादा करके गए थे, लेकिन वहां मादक द्रव्यों की तस्करी आपने बीच में बोला, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए, तो झूठ ना बोलिए, धैर्य से सुनिए, प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ मत बोलिए, आप सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए, ये बात मैं कह रहा हूँ। सुन लेते हैं वैभव जी, सुन लेते हैं। आप धैर्य से सुनिए। आप पहली बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अंतिम समय में आदमी को कम से कम अपनी विचारधारा बदल लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलती किए रहते हैं, जो कहते हैं हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, जो कहते हैं हिंदू और हिंदूवादियों को एक बार पुनः बाहर निकालना होगा, जैसा राहुल जी कहते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा जब एक बार हमारे बंटवारा करा देते हैं। पंजाब में भी कहते हैं कि पंजाब में हिंदू लड़के भीख मांगने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। कराइए,
या तो इनको विवेक वैभव जी एक एक करके नहीं, ये जो बातें कह रहे हैं उल जलूल बातों से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को IIT के जिस छात्रा के साथ वो लोग अरे भाई आपके एलिगेशन, वो बात कहना चाहिए ना आपको। आपके एलिगेशन का जवाब तो आएगा वैभव जी। डिबेट किस पे हो रहा है? वैभव जी आपने जो एलिगेशन लगा उस पर जवाब तो ले राहुल लें गांधी जी को। जी वैभव जी सुनिए, क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री जी उन बलात्कारियों के पकड़े जाने के बाद पहली बार आए थे। प्रधानमंत्री जी को मैं पहले लगातार बोलूंगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत तकलीफ आपकी बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को बदल दीजिए। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी परिपक्व नहीं है, राहुल गांधी जी नेता नहीं, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो राहुल गांधी जी को चुप करा दीजिए। ये तो करना चाहिए ना आपको। या तो धैर्य से बैठ कर यहाँ सुनिए, नहीं तो मैं बोलूंगा आपके बीच में, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये अगर बुद्धि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को चुप करा दीजिए। नहीं, आपको तकलीफ हो रही है। आपने कितनी गाली दिया प्रदेश की जनता को, गाली दिया कि प्रदेश में विकास ही नहीं हो रहे हैं। आपको काशी कॉरिडोर का विकास नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ तो कॉरिडोर के अलावा का विकास नहीं दिखा, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, लेकिन वो मंदिर बना। और सुनिए, जो नहीं हुआ ना, जो और तकलीफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो सब उत्तर प्रदेश और देश की जनता पूरा करने वाली है। क्योंकि यहाँ देश के संसाधनों पे एक का अधिकार नहीं है, यहाँ मीसा नहीं है, यहाँ देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, यहाँ आतंकवादियों का समर्थन नहीं हो रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है कि जो लोग देश में इमरजेंसी लगाए, जो सिखों की हत्याएं कराए, उनको अपने गिरवान में जाकर देखना चाहिए। यहाँ 4 करोड़ गरीबों के मकान बन रहे हैं। आज 12 करोड़ घरों में हर जल नल योजना चल रही है। 14,000 गाँव में, 14,000 एक दो गाँव नहीं, 14,000 गाँव में बिजली नहीं थी। आपको पानी की क्या समस्या होगी? आप तो इटली से भी बाटल मंगा लेंगे। उन पहाड़ों पे पूछिए, पूरे दिन लग जाता था एक बाल्टी पानी ले आने में। उसको मोदी जी ने कार्य किया। अब आपको कार्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप तो एक नसबंदी वाला कार्य करते थे। एक की खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी, एक की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख की छूट। नहीं, मैं बेसिकली ठीक है, आप लोगों ने विकास किया होगा, आप अभी जनता के बीच में जाएंगे, ठीक है। एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूँ, वेट कीजिएगा, जोशी जी के पास जा रहा हूँ, भुवन जोशी जी के पास, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एसएन सिंह जी प्लीज, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि वैभव जी बता रहे कि भाई युवा बेरोजगार है तो नशे की लत में गिरता जा रहा है, बुरी लत में गिरता जा रहा है। भुवन जोशी जी। विवेक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में आया और हमें बड़ी आशा थी कि सबसे पहले उस बेटी के घर में आंसू पूछने के लिए जाएंगे जिसका रेप, बीएचयू की लड़की का रेप भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने करा। लेकिन चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है वो भी चुनावी जुमला और आज मोदी जी की गारंटी बन चुका है। और ये हमने आज पहली बार नहीं देखा है। जो सांसद इनका है बृजभूषण सिंह जी, उस पर बेटियां जो घसीटी गई माननीय प्रधानमंत्री के बगल में 5 किलोमीटर के अंदर, वो भी पूरे देश ने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। वो भी दोनों युवती हैं, वो पहलवान बेटियां भी युवती है, जिस बेटी के साथ रेप हुआ वो भी युवती हुई। ये कौन बोल रहे हैं बदतमीज? कौन बदतमीज बोल रहा है? कौन बदतमीज बोल रहा है? नहीं, ये कौन बदतमीज बोल रहा है? जोशी जी, ये किस तरह की भाषा है? जोशी जी प्लीज, ये टेलीविजन की भाषा नहीं है। मैं किसी के बीच में बोला? आप इस पे आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। मैं किसी के जोशी जी इस पर आपत्ति जाहिर की जा सकती है, लेकिन ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है। मेरा धैर्य, तमीज और बदतमीज नहीं। जोशी जी मैं इस पर ऐतराज जाहिर करूंगा। मेरा धैर्य देखिए, आपका जवाब। मेरा धैर्य देखिए। अरे सुनिए, तो आप छोटे से आदमी को दिखाइए। क्या सर, मैं नहीं कर रहा। एसएन सिंह जी एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जी जोशी जी के पास जा रहा हूँ। सुनता रहा भारतीय ठीक है जोशी जी बोलिए। एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, देश ने क्या देखने का काम करा। जो परीक्षा लीक हुई है वो उत्तर प्रदेश में उन युवकों की परीक्षा लीक कराने का काम योगी सरकार ने करा। माननीय प्रधानमंत्री का वाम उनको हाथ है, पूरा संरक्षण हाथ है उनको। देश देखने का काम कर रहा है।
वो उन बेरोजगारों के बारे में कब बात होने का काम होएगा? उन बेरोजगारों के बारे में कब बात होएगी जो बिहार में नौकरी मांगने गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नौकरियों को रोजगार देने में सफल रही। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहने का काम करा कि उत्तर प्रदेश की क्या युवक जो है हताशा के दौर में लाया है, और इस हताशा के दौर में लाने वाले केवल योगी जी और मोदी जी है। उनके भाव को समझना चाहिए, उस पर आप राजनीति करने का काम करते हैं। देश में किस प्रकार परीक्षाएं लीक, क्या आप परीक्षा लीक बनाने के लिए आप आए थे? क्या आपने युवकों को यह सपना दिया था? 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देने का काम करिए। प्रदेश और देश जानना चाहता है। ये मुद्दे हैं। सिंह साहब से मेरा विरोध इसलिए है क्योंकि ये मुझे झूठ का जो आप लाए थे पैकेज, जिसे आप मोदी पहले आप कहते थे कि ये चुनावी जुमले हैं। वाकई उत्तर प्रदेश का युवा नशे में है या उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं विवेक जी, आप जानते हैं आपके साथ डिबेट करते काफी समय हो गया। आज उत्तर प्रदेश का नवयुवक हताशा है क्योंकि जितने सारे इवेंट इन्होंने करे वो रोजगार का साधन नहीं बन गए, बल्कि हमारे टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का इन्होंने जो उसकी लूट मचाई है योगी सरकार ने। आज ये प्रदेश जो है हताशा के दौर में युवा। ठीक है जोशी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। सूर्या मैथिली जी के पास आ रहा हूं। कौन नशे में है मैथिली जी? मैं एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास रुक जाइए थोड़ा सा। सूर्य मैथिली जी, दारू पिए तो आज ना बैठे, दारू पीकर आदमी डिबेट में बैठेगा क्या? धन्यवाद। पहले तो आपको आपके सभी दर्शकों नहीं ठीक है एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। मैथिली जी और जय जय श्री राम जी। धन्यवाद। शांडिल्य जी, मेरे को वो 4 लाइनें याद आ रही हैं अभी जिस प्रकार का अग्रेशन दिखा रहे थे जोशी जी और बदतमीजी से बात कर रहे थे, मुझे 4 लाइनें वो याद आती हैं। कोनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद सी बातें ये गमले में उगे हुए लोग। इनके राज में किस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी? अराजकता का माहौल था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इन्होंने पैदा किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर थी। उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था। उत्तर प्रदेश खड्डों का प्रदेश था। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। आईसीएमई के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 1.7% की बेरोजगारी दर है, जो इनके राज्य में, समाजवादी पार्टी के राज्य में 14% से भी ऊपर थी। अब मैं आ जाता हूं राहुल गांधी जी के बयान पर जी। आप देखिए शांडिली जी, कितनी हास्यास्पद बात है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप शराब बंद करा दीजिए। अरे मेरे भैया, आप आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। अभी तेलंगाना के अंदर आपकी सरकार बनी, आपने शराब नीति किस प्रकार निर्णय लिया? अभी कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, आपने किस प्रकार से शराब की नीति को कितना डाइवर्सिफाई कर दिया? हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, आपने नई शराब नीति लॉन्च कर दी। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको शराब से इतनी ही घृणा है तो आप भैया उसको बंद करा दीजिए अपने राज्यों में। जिसको शराब पीनी है वो पिएगा, जिसको नहीं पीनी है वो नहीं पिएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दीपोत्सव है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी लला विराजमान की भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर धार्मिक पर्यटन का कार्य चल रहा है। तो ये चीज राहुल गांधी को हजम नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के युवा का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर कोई बोल पड़ा, ये ठीक है। मैं मैथिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। काफी देर से वेट कर रहे हैं सैयद जवाद इस टॉपिक पर बोलने के लिए, काफी आतुर लग रहे, बीच बीच में मुस्कुरा भी देते हैं। मुझे लगता है काफी कंटेंट और फैक्ट लेकर बैठे हुए आज उत्तर प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन सूर्या मैथिल जी बोलिए प्लीज। जी। और एक महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा, पंजाब के अंदर इनकी सरकार रही, पंजाब का इन्होंने नशे में क्या हाल कर दिया। वहां पे चिट्टा जो है, चिट्टा घर घर में फैल गया, पिक्चरें तक बनी उड़ता पंजाब। पंजाब के अंदर घर घर में नशा फैला दिया। राहुल गांधी को पंजाब देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो जो अपराध करता है उसके घर पे बाबा बुलडोजर भी चलाते हैं। ठीक बात है त्रिपाठी जी, सूर्य जी तो सही कह रहे हैं। और वन माफिया जी, सूर्य जी का कहना सही है। भैया अब कर्नाटक में बंद कर दीजिए, तेलंगाना में बंद कर दीजिए, हिमाचल में बंद कर दीजिए। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आप बंद करवाइए हर जगह। क्या वहां पर शराब का इस्तेमाल नहीं होता? सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। सूर्य जी एक मैं त्रिपाठी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन सैयद जवाद काफी देर से वेट कर रहे हैं। सैयद जवाद, कौन नशे में है?
नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज स्टेटमेंट सुन रहा था जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो हाव भाव थे वो चेहरे पे इतने खुशीदायक नहीं थे जितना वो पहले रहा करते थे। 9 साल पुराना मुझे आज बहुत हुआ बेरोजगारों का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार, ये एक एडवर्टीजमेंट चलाती थी भारतीय जनता पार्टी और वो मैं देख रहा था और देखने के बाद जो है मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लग रहा था कि आजकल वो जो एडवर्टीजमेंट 2014 के दौर से पहले चलते थे वो आजकल दिख नहीं रहे। तो यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे मिल गया। मैंने कहा पूछूं साहब, ये बेरोजगारी वाला ऐड कमल को लेकर राहुल गांधी के बयान पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको डर लगता है क्या? ये वाला खलियर वाला है। नहीं, खलियर वाला आप अभी वाला बोलिए ना। आप कहां चले गए? 14 में क्या क्या ढूंढने लग गए आप? अरे आप 2024 में आइए, मैं आपको वास्तविक समय में लेकर आता हूं। मैं आपको सैयद जवाद वास्तविक समय में लेकर आता हूं, इस समय वर्तमान में लेकर आता हूं। आपका भूतकाल में फंसे हुए हैं सैयद जवाद, वर्तमान में आइए, वर्तमान की बातें कीजिए और भविष्य की बातें कीजिए। क्या यूपी का भविष्य नशे में है? आप मुझे यह बताइए। आप फिर भूतकाल में मत जाइएगा। मैं आपको भूतकाल से बहुत मुश्किल से खींच कर लाया हूं। विवेक भाई, हाँ, विवेक भाई वर्तमान में आइए जी। क्योंकि जुमलों की सरकार जो है वो जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट है। मैं आपको बता दूं, जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तब से माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब और नहीं, मुझे ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश का युवा नशे में रहता है? नहीं, उत्तर प्रदेश का क्या पूरे देश का नशा इस वक्त बेरोजगारी नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं। जिस बात की तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं तो गंभीर विषय है, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। आप इस पर आइए। नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा देश, पूरे देश के युवा या फिर वोट बैंक के लिए राहुल जी ने किसी जुमले का इस्तेमाल किया है? देखिए, पूरा देश इस वक्त जो है बेरोजगारी की नशे की चपेट में है और आपकी खासतौर से हमारी और पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बेरोजगारी की नशे से देश के युवा को बाहर निकालना है। आपकी विवेक भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपसे मतलब हमारी तो जिम्मेदारी से जवाद भाई, सबसे बड़ी बात, हमारी जिम्मेदारी आपके साथ डिबेट करने की भी है, अहम मुद्दों को सामने लेकर भी आने की है। आप हमारी जिम्मेदारी की चिंता फिक्र ना करें। आप अपनी बात बताएं, क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में है? मैं चाहता हूं एक बार, मैं इस लाइन पर ना मैं बहुत देर से सवाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है सैयद जवाद को भी डर लगता है इस लाइन पर बोलने में। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश में होंगे या फिर उनको ऑफर होगा। लेकिन मैं आ रहा हूं सैयद जवाद, मैं जिस लाइन पर इस डिबेट को ले जाना चाहता हूं, मैं जरा राहुल गांधी का वो बयान सभी मेहमानों को फिर से सुनवाना चाहता हूं। मेरी हिंदी सुनने में हो सकता है तकलीफ हो या मेरी हिंदी समझने में हो सकता है मुझे कोई दिक्कत हो, लेकिन सभी मेहमान एक बार फिर से वो 2 लाइन का बयान सुने जो राहुल गांधी कह रहे हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। जरा सुनाइए वो बयान राहुल गांधी जी का। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। आप बोलिए सैयद जवाद जी, हो सकता है आपके तक पहुंच गई होगी, आप समझ गए होंगे बातों को। राहुल गांधी समझाना क्या चाह रहे? भाई मैं तो पूछ ही सकता हूं, मैं तो कुछ एलिगेशन लगा नहीं रहा। आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं चलाया, आपने पूरा और कितना पूरा स्टेटमेंट चलाऊंगा? क्या आधे से ज्यादा लोग, पूरा चलाना चाहिए। आधे से ज्यादा देश का युवा जो है बेरोजगारी के अंदर भी है और अगर बेरोजगार रह रहा है तो फिर आगे चल करके वो क्या करेगा? मैं आ रहा हूं मैथिली जी, वैभव त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं। आप 30 सेकंड चला करके नहीं, अरे भाई साहब 20 सेकंड 30 सेकंड बात नशे की हो रही है। अगर बात नशे की हो रही है इसलिए उस लाइन पर है। सैयद जवाद प्लीज। आप बोले जा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए मुझे। मैं आपको अनइंटरप्टेड दे चुका हूं। आपसे मैं सवाल पूछता हूं राहुल गांधी के बयान पर, आप 2014 चले जाते हैं, आप बेरोजगारी पे चले जाते हैं। आप मुझे इस बात पे समझाइए ना, आप जिस चीज को डिफेंड कर रहे हैं उसको फैक्ट के साथ डिफेंड कीजिए। राहुल गांधी साहब जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर के बजाय पूरे देश के अंदर युवाओं के बीच भयंकर बेरोजगारी है। रात में शराब पी रहे हैं लोग युवा और उसके बाद जो है रात में आधी रात में म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और शराब पिए हुए हैं। अरे भाई जो वो बात कह रहे हैं उसकी गंभीरता को समझिए। ठीक है, सूर्य मैथिली जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। भाई कौन गंभीर है, कौन गंभीर और कौन गंभीर नहीं है? सूर्य मैथिली जी देखिए,
क्या आपसे और सैयद जवाद जी को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। के अंदर मैं बहुत अभी सारी है। आपके सामने जी देखिए विवेक जी, मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। सैयद जवार मेरा बड़ा अच्छा मित्र है और मैं इनके स्टेटस पे देखता हूं ये किसी परफ्यूम का बिजनेस अभी शुरू किए हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश का युवा, सैयद जवार भी युवा है और वो भारत माता का ही बेटा है और मुस्लिम है, उसने भी एक नया बिजनेस शुरू कर लिया। तो मैं ये हैरान हूं कि भैया कहां बेरोजगारी रह गई। राहुल गांधी जब राहुल गांधी जी की सरकार थी तब मेरे हिसाब से सैयद जवार का कोई बिजनेस नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट करना घूमते थे, लेकिन अब इन्होंने खुद का नहीं, उस वक्त हम पढ़ रहे थे। दूसरी उस वक्त चीज हम अपनी मैं पूरी बताना education चाहता complete हूं, कर रहे थे। अरे सुन लो, सुनिए, और बीच उस में वक्त- मत बोलो उस वक्त सैयद जो जवार, scholarship मिला ये करती थी, मुंह में जो मौलाना डायरिया हो गया है ना, scholarship, उसका उस इलाज scholarship दिल्ली से एम्स मैं में मिल पढ़ रहा जाएगा। था। शांति से जिस सुना करो scholarship को पहले। भारतीय जनता पार्टी के देखिए लोगों ने बंद कर बेरोजगार जी, केवल एक-एक करके भैया, एक-एक करके, एक-एक करके। और नहीं, कांग्रेस के उस वक्त समर्थक मैं हैं पढ़ यहाँ रहा था, पर। मौलाना आजाद बाकी से scholarship देश मिल का रही थी, युवा वो मेक इन scholarship इंडिया, भारतीय मेड इन जनता इंडिया, पार्टी ने बंद कर दी स्टैंड है। अप इंडिया, ये स्टार्ट फर्क अप है। इंडिया आज यहाँ और आकर उसके के अलावा युवाओं की बात बहुत नहीं कर सारे रहे सूर्य प्रोजेक्ट महती। से देश के वो अंदर जो रोजगार युवा प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश हम के ऐसे ही सड़कों नहीं पर बैठा करिए, पांचवी याद बड़ी रखिए, अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ऐसे ही नहीं हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व 620 मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे ही नहीं हम अपने देश के अंदर 1 लाख करोड़ का जो है निर्यात रक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं उत्तर प्रदेश में एशिया का पहला और विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। ऐसे ही नहीं 26 एक्सप्रेसवे भारत के अंदर बन गए। ऐसे ही नहीं हम विश्व के अंदर नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ठीक है। देश बन गए। और जी, ऐसे जी। ही नहीं वैभव त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। जी, वैभव त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। एसएन सिंह जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जोशी जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वैभव त्रिपाठी जी, ठीक है। सूर्य मैथिली जी, बिजनेस कर रहे हो, दुनिया को भी प्रेरित करो। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे बहुत सारे कार्यक्रम है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फर्स्ट फॉर्च्यून में शामिल है। एक सेकंड रुक जाइए सैयद जवाद प्लीज। ईंट से ईंट बजा, बहुत देख लिया हमने, ईंट से ईंट बज गया। मध्य प्रदेश में बजा, छत्तीसगढ़ में बजा, राजस्थान में बजा, हर जगह बजा रहे थे आप लोग ईंट से ईंट। वैभव त्रिपाठी जी, मुद्दा इस बात का है भाई बेरोजगारी। एक सेकंड सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, मैं तो तेलंगाना की भी बात करता हूं, मैं तो कर्नाटक की भी बात करता हूं, मैं हर जगह की बात करता हूं, मैं देश के हर राज्य की बात करता हूं। और दिल्ली में कैसा हुआ? मैं देश के हर राज्य की बात करता हूं। अरे सैयद जवाद जी रुक जाइए ना, आपकी तकलीफ थोड़ी ज्यादा लग रही है। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी एक सेकंड में आ रहा हूं। एसएन सिंह जी आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी जी जरा एक बात बताइए। वैभव त्रिपाठी जी जरा एक बात बताइए। वैभव त्रिपाठी जी जरा एक बात बताइए मुझे। कर्नाटक में शराब पूरी तरह 100% बैन है, हिमाचल में पूरी तरह से बैन है, छत्तीसगढ़ में बैन हो चुका था लेकिन फिर से खुल गया होगा, ऐसा शायद हो सकता है। अगर इस चीज से जिस प्रॉब्लम की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उन स्टेट्स में एक्शन दिखना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, वो बयान मैंने सुनवाया तो उसमें पता चला कि भाई उसमें उन्होंने बेरोजगारी को लेकर यह तर्क दिया था। इस देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा और युवा ही इस देश की ताकत हैं, लेकिन युवाओं ने इस देश को कहां पहुंचाया वो भी आपको देखना होगा। हर एक युवा को कोट करके ऐसी बातें क्या कही जा सकती हैं? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, ये जो मैटर राहुल गांधी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी का एज अ विपक्ष, एज अ ऑपोजिशन मजबूत स्थिति होती तो सोनिया जी नामांकन करने के लिए एज अ सांसद राज्यसभा नहीं जाती रायबरेली की सीट को छोड़कर। वैभव जी देखिए, 3 सवाल पूछे हैं विवेक जी, मुझे लगता है थोड़ा समय भी देंगे। पहली बात तो मैं ऐसा बता दूं कि जो शराब नीति की बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शराब बैन हो या शराब की दुकानें ना हो तो ना पिएंगे, कुछ और नशा हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि जब बेरोजगार लोग होते हैं तो गलत रास्ते निकलते हैं और बीजेपी के लोग इससे कम से कम ना बोले, जिन्होंने इसलिए कोरोना काल में शराब की दुकानें खुलवाई कि राजस्व मिलता है हमको। मैंने ये बात कही। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की बात, पूरी बात बेरोजगारी को लेके थी, जिसमें बेरोजगारी युवाओं की समस्या को छोड़कर प्रधानमंत्री जी ने बीच में एक छोटा सा कंटेंट नशा नशेड़ी उठा लिया, जबकि प्रधानमंत्री जी की बड़ी जिम्मेदारी थी। आज कन्नौज में एक लड़के ने अपनी डिग्री जलाई है और सुसाइड नोट में लिखा है कि जब इस डिग्री के बगैर
डिग्री के बल पर मुझे नौकरी नहीं मिल सकती तो मैं इस डिग्री का क्या करूं, और मैं हताश हो चुका हूं, और उसने फांसी के फंदे पर लटक के जान दे दी। तो इससे जवाब देना था। ये इतना गंभीर मामला था जिसको प्रधानमंत्री जी ने एक ओछे स्टेटमेंट में हल्का कर दिया। अब पूरे देश का युवा ये बात कह रहा है कि जिस प्रधानमंत्री को हमने सब कुछ माना था, 10 साल की सत्ता दी, उस प्रधानमंत्री ने हमको बेरोजगार कर दिया। और बहुत अच्छा, अभी मैथिली जी कुछ कह रहे थे कि बड़ा अच्छा देश तरक्की कर रहा है। मैथिली जी, देश अगर इतना ही तरक्की कर गया होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज न होना पड़ता। मैथिली जी, मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की, 10 साल में अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, और 5 लोगों की एवरेज फैमिली साइज होती है। लगभग 100 करोड़ लोग बड़े आराम से, स्वाभिमान से, सम्मान से जीवन यापन कर रहे होते, 5 किलो राशन की लाइन में नहीं लगे होते। अरे सुन लीजिए, फिर जवाब देना आप, सुन लीजिए। 5 किलो राशन के लिए वो 100 करोड़ लोग लाइन में न होते, जो आप दम्भ भरते हैं कि हम पूरे देश को खाना खिला रहे हैं, और वो चलिए मैं खैरात लगी, धरती लगी। एसएन सिंह जी के पास आ रहा हूँ, जोशी जी इसके बाद में आ रहा हूँ। एक सेकंड सूर्य जी वेट कीजिएगा, ठीक है। वैभव त्रिपाठी जी देखिए, जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, बेरोजगारी की बात हो रही है भाई, बेरोजगारी की बात हो रही है। सभी पैनलिस्ट ध्यान से सुनिएगा। इस देश में 10 सेकेंड, हाँ ठीक है, बोलिए, चलिए आप बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। विवेक जी, पूरे देश के आधी आबादी जो बेरोजगार है, युवा देश है हमारा जी, उस आधी आबादी की मूल समस्या बेरोजगारी को उठाने पर आप लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी इस पूरी, चलिए आपके हिसाब से थोड़ी टर्मिनोलॉजी मैं बदल देता हूं, समझ रहा जी, ठीक है त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल देता हूं। आपने कहा कि भाई बेरोजगारी की बात हो रही थी, चलिए मैं बेरोजगारी पर आता हूं। साल 2022-23 में देश भर में राज्यवार जो बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए, उसमें से लद्दाख और अंडमान निकोबार को छोड़ दें, जो केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 23.1% था, जो सबसे ज्यादा है ओवरऑल ऑल द स्टेट्स। अगर बेरोजगारी की बात होती है तो 22-23 में आपके 5 साल पूरे हो रहे थे राजस्थान में। तो मुझे बताइए, कर्नाटक में आज के डेट में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, हिमाचल में आज के डेट में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। कर्नाटक हिमाचल में भी ये रैली होनी चाहिए थी जहां बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए थी। भाई विवेक जी, बेरोजगारी मैं तो लेबर फोर्स के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। वैभव त्रिपाठी जी, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। एसएन सिंह जी के पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए, जवाब क्या आपका? 1 सेकंड, एसएन सिंह जी 1 सेकंड आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी जी, 1 सेकंड सिंह जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी जी, 1 सेकंड सिंह जी, 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड। अगर इतनी रोजगार की, अरे भाई साहब, आप राजस्थान पे जवाब दीजिए। एसएन सिंह को लेकर आइए, आपके पास जवाब नहीं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, लेबर फोर्स के आंकड़े उठा के देख लीजिए। एसएन सिंह को लेकर आइए स्क्रीन पर। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, हाँ विवेक जी, पहले तो बड़ी विनम्रता से एक निवेदन करूंगा कि कल से अगर इस तरह का डिबेट करेंगे तो मैं एसएन सिंह आपके चैनल पर नहीं आऊंगा। पहली बात कि यहाँ पर बैठ के या तो आपको अपनी टीआरपी के लिए गाली गलौज कराना हो, और समाजवादी पार्टी के एक नीच छोटे बदतमीज आदमी को बैठाकर दूसरे पार्टी के प्रवक्ता को गाली दिलवाना हो, तो इस महानीच आदमी के बारे में मैं क्या कहूं? देखिए क्या है, जैसे ही उन्होंने एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी जैसे ही इस बात का जिक्र, शब्द का जिक्र जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, 2 लोगों को डिबेट में नहीं, जैसे इस बात का जिक्र आया, मैंने उनको वहीं पर रोका है। कम करिए एसएन सिंह जी, मैंने उनको वहीं पर रोका है। मैंने उनको वहां पर रोके ये भी बात कही कि इस तरह के हमारे डिबेट में आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको उसी समय जाने दिया। अगर मैंने जाने दिया होता उस वाक्य को उसी तरह से, तो आप मुझ पर एलिगेशन लगाते तो मैं आपसे माफी मांगता, लेकिन मैंने वहीं पर उस बात को खत्म किया और उस बात को रोका वहां पर। एसएन सिंह जी, टॉपिक पर आते हैं जी। दूसरा काम आपका है कि आप डिबेट करा रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे, वो चाहे जितना भी गाली प्रधानमंत्री जी को दिए, हमने कोई कुछ भी नहीं कहा। हम जब बोलने जा रहे हैं तो आप वो बोल रहे हैं, तो या तो उनकी आवाज को कम करिए, या तो कहिए हम नमस्ते कर रहे हो, गाली देते रहे। देश और प्रदेश की जनता मैंने हमेशा इस बात को अपने डिबेट में कहा है, मैंने हमेशा अपनी डिबेट में इस बात को कहा है एसएन सिंह जी, कि हर आदमी एक एक करके बोले।
एसएन सिंह जी। अब देखिए मैं बताता हूं, मैं कह रहा हूं हमारे मित्र कांग्रेस को कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं हटाया, जब तक आप अच्छा कार्य करते रहे इसी भारत की जनता ने आपको चुना। लेकिन जब आप देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने रहे लगे, जब हिंदुओं को आतंकवादी कहने लगे, जब एक धर्म के लिए 2 लाख रुपए देने लगे, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आती है तो आप कहते हैं उससे क्या होगा, आप बेरोजगारी पर बात करिए। 3 तलाक की बात होगी तो आपको बेरोजगारी याद आ जाएगी। संदेश खाली की महिलाएं नहीं है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं है, और देश की महिलाएं नहीं है। लेकिन जब सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में किसी महिला को चाकू, चूरा, खंजर भोग देता है, किसी का गला काट देता है किसी विशेष धर्म का, उस पर कांग्रेस एक बार भी नहीं बोलती है। 3 तलाक पे विरोध करेगी, राष्ट्रपति का विरोध करेगी, संसद भवन का विरोध करेगी, जो G20 होगा उसका विरोध करेगी, और तो और छोड़ दीजिए, हम कहते हैं धर्मांतरण गलत है, उसका वो विरोध करेंगे। सारा काम भारतीय जनता पार्टी, मतलब सूर्य भी भारतीय जनता पार्टी का, चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता, तो सब जब भारतीय जनता पार्टी का रहेगा तो भारत के लोग किसके होंगे? तो भारत के लोग उसके होंगे। मैं पूछ रहा हूँ हमारे जवाद भाई को, हमारे कांग्रेस के भाई को, कि भाई कश्मीर की भी बहनें वही हैं, लेकिन कश्मीर में बहनों के साथ अन्याय होता है, दिल्ली में बहनों के साथ अन्याय होता है, हरियाणा में बहनों के साथ अन्याय हुआ तो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि विशेष धर्म का वोट कट जाएगा। आज बेरोजगारी की बात हो रही थी, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पर ही शुरू हुई, तो आप हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया राजस्थान में किसने कहा? कांग्रेस के लोग शुरू किए, और कांग्रेस के लोगों ने ही एक धर्म को 1 करोड़ रुपया दिया है, और जिसका गला कटा उसको 2 लाख देने जाते हैं। दिल्ली में देख लीजिए, कोरोना कालखंड में के अग्रवाल मरते हैं, उनसे कोई मिलने नहीं जाता है, विशेष धर्म के लिए आप खजाना खोल देते हैं। इस तरह के विभेदीकरण कार्य जब देश में होने लगे तो देश की जनता ने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा के आपने कहा भाई सिखों की हत्या हो जाए तो हो जाए, बड़ा पेड़ गिरना चाहिए। संविधान को तोड़ने का कार्य कौन किया? संविधान को तोड़ने का कार्य आपने किया। और तीसरी बात मैं कहूंगा, हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र आज बदतमीज और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, उस बदतमीज को समझना चाहिए मुजफ्फरनगर के दंगे का मेन कारण ही था। देखिए एसएन सिंह जी, फिर आप एसएन सिंह जी आप फिर वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए मैंने उनको टोका, फिर मुझ पर एलिगेशन लगे कि भाई मैंने आपको नहीं रोका। हम न्योता घर लेकर थोड़े न जाएंगे, हम न्योता वापस करने का कार्य करते हैं। नहीं वापस कीजिए, बेशक वापस कीजिए, करना पड़ेगा, आप ही के चैनल पर वापस करना पड़ेगा। और मैं पूछूंगा, आज बताइए के दंगे का मेन कारण क्या था? कानपुर के दंगे का मेन कारण क्या था? इस तरह से एसएन सिंह जी कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। दंगे का मेन कारण क्या था? सब में एक विशेष धर्म के लोग मेरठ में 2 बजे उठाकर ले जाया जोशी जी के पास शिद्दत के साथ खड़ी रहती है। 12/144 लगता है मऊ में, और मुलायम सिंह जी की जोशी जी सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? ठीक है एसएन सिंह जी वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा कोई भी मेहमान किसी के ऊपर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ये डिबेट टेलीविजन पर हो रहा है, कोई ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम या किसी स्टूडियो में नहीं हो रहा है। एसएन सिंह जी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप भी वही काम करें। फिर आप समाजवादी पार्टी को बोलेंगे कि भाई आप लोग आपके नेता ऐसे हैं। भगवान ने हमें भी जुबान दिया। नहीं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, जुबान दिया। अगर आप कहेंगे तो जवाब सर अगर आप फिर उसी भाषा में अगर आप आपत्ति जाहिर करेंगे तो ठीक बात है, लेकिन आप फिर अगर उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा के लिए पहले मैं जोशी जी को टोक चुका हूं, फिर आप में उनमें अंतर क्या है? जी नहीं ठीक बात है, आप जितने भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं, जितने भी शास्त्र गिनाना चाहते हैं गिनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो गलत है मैं वहां पर सबको रोक दूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जोशी जी से जवाब लीजिए, आपको ठीक है मैं आ रहा हूं। जोशी जी जिस विषय पर आज विवेक जी आपने विषय रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी इस देश को, इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को कहां पर लेके आए हैं। अपने यहां रोजगार ना देकर योगी जी और मोदी जी हमारे यहां के नवयुवक नवयुवतियों को युद्ध के प्रदेश, युद्ध के देश इजराइल भेजने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी देश का कल का उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। यूक्रेन रूस में भेजने का काम करा, उसने अप्लाई करा कि हेल्पर के लिए, और उसको भेजा गया वहां पर वो सैनिक के रूप में भेज गया, और उसका कोई भी जानकारी सरकार को नहीं है। इस हालत में अगर कोई लाइए तो सरकार को लाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज के डिबेट के बारे में, आपने कहा मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और जो मेरे बीच में बोलता है तो मैं इसी तरह उसको टोकूंगा, और जो नीच बोलता है वो महानीच व्यक्ति है। जोशी जी देखिए, आपने अगर उस समय उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होता तो डिबेट में इतनी अनबन होती नहीं,
मैथिली जी को लेके आई, सूर्या मैथिली जी से मैं बातचीत बीच में करूंगा। नहीं बोला, मैं एसएन सिंह के बीच में नहीं बोला, एसएन सिंह के बीच में नहीं बोला। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन डिबेट को डिरेल करने की कोशिश, डिबेट डिरेल करने की कोशिश वहीं से शुरू हुई। मैं एक सेकंड में, देखिए फिर मैं आप दोनों को एंटरटेन नहीं करूंगा, नहीं ये गलत बात है। डिबेट में टॉपिक पर बातचीत होनी चाहिए। सूर्य जी को स्क्रीन पर लेकर आई, सूर्य जी और सैयद जवाद को लेकर आई। सूर्य मैथिली जी, धन्यवाद। देखिए, अभी जिस प्रकार से शांडिल्य जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए कि 80 करोड़ जो आपका भारतीय हैं उनको आप राशन कैसे दे रहे हैं, फिर अगर महंगाई और बेरोजगारी नहीं है तो, और बहुत सारे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की। तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ यहां बात कर लेता हूं जी। मेरा ये आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। कांग्रेस का नारा आजादी से अब तक रहा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। देश की गरीबी नहीं हटी, लेकिन इनकी गरीबी बिल्कुल हट गई, इन्होंने गरीब को हटाया। दूसरा आंकड़ा मैं इनको दे रहा हूं, ये खुद भी कोरोना की डबल वैक्सीन लगा के बैठे होंगे। क्या इन्होंने पैसे दिए? फ्री में इन्होंने वैक्सीन लगवाई, तो क्या गरीब है क्या? तीसरा मैं आंकड़ा इनको दे रहा हूं, देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है। वो क्या बेरोजगारी दर अगर हमारे यहाँ हाई होती तो वो बन पाती? चौथा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं कि आज ये बात कर रहे हैं हम लोग विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन में मूडीज नाम की एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि अर्थव्यवस्थाओं को रेटिंग्स देती है। उस समय जब मनमोहन सिंह जी का शासन था तो उस समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव कर दिया था उन्होंने, और आज हम लोग AA रेटिंग्स के साथ में है। हम विश्व का सबसे ज्यादा इस समय में विदेशी मुद्रा भंडार ऑन कर रहे हैं। हमारे देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लगातार रोजगार और उद्योग लग रहे हैं। यूनिकॉर्न को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के 70 साल के शासन में कितने यूनिकॉर्न बने? भारत के अंदर यूनिकॉर्न की संख्या आप गूगल कर लीजिए। एक यूनिकॉर्न मतलब 5000 करोड़ रुपए से ऊपर की वेल्थ, जो कि 125 से ऊपर कंपनियां देश में हुई। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए सरकारी पोर्टल के। भैया बताइए, सैयद जवाद जी, आपके पास कोई आंकड़ा? ये भी एक स्टार्टअप के रूप में। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं, बताइए सैयद जवाद जी, बताइए है कोई आंकड़ा आपके पास? मैं आपको तथ्यात्मक, सूर्य मैथिल भाई ने जो बातें करी उसके ऊपर उनका ये जवाब है कि देश के ऊपर भाई साहब कर्जा भी कितना बढ़ा वो भी बताइएगा। कितना हुआ इन 50, 60, 70 सालों में जितना कर्जा इस सरकार ने लिया है? मुझे हैरानी होती है कि ये लोग 80-20 की बात खुद करते हैं, 20 को साथ लेके चलते हैं और 80 को तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने सुनिए आंकड़े के ऊपर बात करते हैं ना, एक एक करके सूर्य जी एक एक करके विदेशी खर्च की बात की फिर वही भाषा मैं सुन रहा था। मैं बता देता हूँ ना, आज भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है। तमीज और बदतमीज वाली बात क्या होती है? एक सेकंड सैयद जवाद, एक सेकंड सूर्य मैथिली जी, एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड सैयद जवाद को स्क्रीन पर लेकर आई। सैयद जवाद नहीं, सैयद जवाद को स्क्रीन पर लेकर आए। मैं सैयद जवाद से बातचीत करना चाहता हूँ। नहीं, ये बदतमीजी क्या होता है? नहीं सैयद जवाद, ये तमीज और बदतमीजी के सर्टिफिकेट कौन देगा? आप देंगे क्या? नहीं, यही अभी ऐसा नहीं भाई, डिबेट में एक आध लाइन को बीच में कह देते, नहीं डिबेट में एक आध लाइन को बीच में कह देते, इसका मतलब क्या है? नहीं आप डिबेट में कोई एक आध लाइन, अरे भाई डिबेट में कोई एक आध लाइन बीच में कह देता है, इसमें तमीज और बदतमीजी डिसाइड हो जाएगी क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? आप थ्रेट करने के लिए बैठे हुए हैं? आप थ्रेट करेंगे बैठ के क्या? सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए? नहीं थ्रेट करेंगे क्या बैठ के? तमीज और बदतमीजी की बात टेलीविजन स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगती है सैयद जवाद। डिबेट जब होती है, बहस होती है, तो कोई एक आध लाइन ऊपर से कह देता है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी, और किसी का ईगो भी हर्ट नहीं होना चाहिए। एज अ पैनलिस्ट आए, एज अ विशेषज्ञ आए, विषय पर बात करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग विषय पर आइए, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं इन 70 सालों के अंदर जितने प्राइम मिनिस्टर आए, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आप बताइए कैसे जो है 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया? कहां से आया पैसा? क्यों कर्ज लिया जा रहा है? भारत सरकार लगातार लेती चली जा रही है, सबको कर्जदार बना जाए।
कर्ज ले करके दूसरों से पैसे जमा करके आप सोच रहे हैं दूसरी बहुत बड़ी तीसरी पांचवी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपको बता दूं, जब मनमोहन सिंह ने सरकार जोड़ी वो $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और आज देख लीजिए कहां पर जब मनमोहन सिंह ने दे ली $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। रुपए का और डॉलर का कंपैरिजन आज अगर आप कर लेते तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी होती। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब कहा करते थे कि डॉलर जब जब रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है, तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है वो कमी होती है, उसके ऊपर नहीं बोला जाता है। बोलने लगे यार क्या तरीका हुआ, फिर अभी जब जवाब दे रहे थे बीच में बैंकिंग सिस्टम की पूरी प्रशंसा कर रहा है, ज्ञान दे रहे हो बैठकर यहाँ पर। आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है अब विश्व का नंबर 1 अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करने वाला देश है। हमारे देश के अंदर सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उसके अलावा एम्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही है, लगातार। देखिए, मुद्दों पर जब बात होती है तो बहस करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बहस व्यक्तिगत हो जाता है, जब बहस पे आप लोग पर्सनल चले जाते हैं, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगती है और उस बात में मुझे रोकना टोकना पड़ता है। आप लोगों को बात समझा कीजिए, आप लोग फैक्ट पे बात कीजिए तो डिबेट की खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन इस तरह से अगर एक छोटी सी रोका टोकी पर अगर इस तरह से उत्तेजित होंगे तो फिर तो कैसे बहस हो पाएगी। लेकिन देखिए, 2000 चुनाव का मैं सभी मेहमानों से कह रहा हूं, त्रिपाठी जी माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत सीमित था आज, तो डिसिप्लिन में ही मामला थोड़ा सा निकल गया। लेकिन मैं देखिए, मैं सैयद जवाद मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं और सभी मेहमानों से कहता हूं कि किसी पर भी कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी या अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 24 का चुनाव नजदीक है, जनता जवाब देगी कौन नशे में और कौन नशे में नहीं है, ये जनता तय कर देगी। अभी बस थोड़े ही दिन में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।